हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ के न्यूमेरिकल्स पर। तो कुछ आप इसके जो बेसिक सूत्र हैं जितने भी बन सकते हैं वो हमने लिखे हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा। डी ओमेगा, जिसको हम घनकोण बोलेंगे, डी ओमेगा का फार्मूला होता है डी ए बाई आर स्क्वायर, बट जब आकृति का सरफेस निश्चित ना हो तब उसको लिखते हैं डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट है फाई, जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। फाई का फार्मूला होता है ए डी ए कॉस थीटा, या गॉस लॉ में अगर तुमने देखा हो तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर क्यू के बारे में एक चीज याद रखना है कि ये हमेशा बंद सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज है वही वेरी करेंगे, बाकी बाहरी वाले चार्जों से फ्लक्स काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, ये सूत्र आपको याद होगा जब अनंत लंबाई का एक तार लिया था हमने, उसके कारण जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी उसके लिए सूत्र है। अगला है एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर ली थी, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बाद में हमने लिया था एक चालक प्लेट और दो आवेशित अचालक प्लेटें, जो एक प्लस थी और एक माइनस थी, उनके अंदर और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चालक प्लेट में अंदर आंसर 0 आता है, जबकि अचालक प्लेटों के अंदर आंसर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है। चालक प्लेट के बाहर आंसर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है, अचालक प्लेटों के बाहर आंसर 0 आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये चालक गोले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर, मीन सरफेस से बाहर कह सकते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ठीक है ना। तो इन्हीं फार्मूलों से कुछ न्यूमेरिकल बनेंगे, जितने बन सकते हैं वो देख लीजिएगा, और एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट कर देंगे इस वाले चैप्टर के, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.5 मीटर स्क्वायर तथा उसके केंद्र से लंबवत दूरी 3 मीटर हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बने घनकोण का मान ज्ञात कीजिए, जबकि R व DA के मध्य कोण 60 डिग्री है। क्लियर हो गया नहीं? ठीक, तो सवाल को सुनिए ध्यान से और आराम से सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या दिया एक बार पढ़ते हैं फिर से। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.5 मीटर स्क्वायर, 4.5 मीटर स्क्वायर का मतलब है कि एरिया सवाल में दे रखा है 4.5 मीटर स्क्वायर, उसके केंद्र से लंबवत दूरी 3 मीटर है, यानी लंबवत दूरी का मतलब R की वैल्यू 3 मीटर है। अब क्या कह रहा है, सभी न्यूमेरिकल MKS में लगाए रहते, ये बात पहले भी बता चुके हैं। घनकोण का मान ज्ञात करो, घनकोण का मतलब ओमेगा, घनकोण का मतलब ओमेगा ज्ञात करना है, जबकि R व DA के मध्य कोण 60 डिग्री है। R और ये वाला जो DA एरिया है इसके मध्य का जो कोण है वो 60 डिग्री, मीन थीटा 60 डिग्री है। देन आपको ओमेगा फाइंड करना है, चूंकि ये एरिया बहुत छोटा है इसलिए हम इसको डी ओमेगा से लिखेंगे। तो डी ओमेगा का इसमें कौन सा सूत्र है, तो हमने फार्मूला नंबर 1 पर इसी को तो लिखा है। तो ध्यान से देखो तो क्या लिखेंगे यार, लिखेंगे डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर, है ना। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए साइन के साथ। तो डी की वैल्यू है 4.5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हम सभी जानते हैं कॉस 60 है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1 बटे में 2 लिख दिया। आर की वैल्यू है 3 और 3 का स्क्वायर कर दिया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की कोई बुराई नहीं है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वो आंसर आएगा। समझ में आया सभी को? ठीक, बहुत कैलकुलेशन भी बहुत इजी है यार, है ना। 3 त्रिका 9, 9 का पढ़ा इसे पढ़ दीजिए, 0.5 आ जाएगा, 0.5 पर 2 का भाग लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। कोई समस्या तो नहीं? ठीक, बहुत अच्छे। तो ये तो हो गया एक सवाल। अगले सवाल की बात करें, ये हो गया पहला। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा कह रहा है, एक समतल पृष्ठ का एरिया 2.5 मीटर स्क्वायर है या एक समान वैद्युत फ्लक्स E बराबर 4.2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम में स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। एरिया दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। एरिया की वैल्यू सवाल में कह रहा है 2.1 मीटर स्क्वायर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है 4.2 × 10⁵, मीन्स जो E का मैग्नीट्यूड है वो ये है। देखो बहुत बेसिक से सवाल है शुरुआत में, ताकि आप क्लास को अटेंड करने लगे, है ना। और एंड तक जाइएगा, आपको बेहतर न्यूमेरिकल मिलेंगे और ठीक वही मिलेंगे जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। टेंशन ना लीजिए, कोई हलवा न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे आपको, बिल्कुल कूड़ा नहीं कराएंगे। और इतना तो आप भी जानते हैं, अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे होंगे तो एक आधे न्यूमेरिकल सरल भी आते हैं, और उन सरल न्यूमेरिकल में कहाँ गलती हो सकती है उसे अपना पकड़ते रहिएगा, ठीक है ना। आगे E बराबर मैग्नीट्यूड ये दे रखा है, पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करिए, मीन फाई निकाल दीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से तो लिख रहे, बहुत ज्यादा आप फाई ई लिख दिया करें, बार बार लिखना ठीक नहीं लगता, इसलिए हम फाई लिख देते हैं। अब बोलो फाई का कौन सा फार्मूला लगा ले।
फाई के दो ही तो फॉर्म है यहाँ पर, ई डी ए कॉस थीटा इन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फिर बोलो कौन सा लगा ले, थीटा का जिक्र हुआ नहीं, इसका मतलब वो 0 डिग्री रहे होंगे, मींस एक ही साइड में रहे होंगे। तो फिर बोलो क्या लगा ले, ई ए, ई की वैल्यू बोलो 4.2 इंटू 10⁵ इंटू 2.1। क्या हमें समझ आ गया? अगर हम इसको कैलकुलेट कर दे, गुणा सिर्फ करना है, 4.2 की गुणा 2.1 से कर दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। अब कर भी सकते हैं यार, 21 दूना 42 के 2 हासिल आए 4, 84 4 88, एक अंकी एक अंकी, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 8.8 पूरे 10 की पावर 5 है ना। मात्रक क्या आ जाएगा? मात्रक क्या आ जाएगा? वोल्ट मीटर। क्या आ जाएगा? वोल्ट मीटर, या और भी निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम, है ना। कैसे? इसका न्यूटन पर कूलाम होता है, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दीजिएगा। और इसका मात्रक हमने लिखा नहीं था ना, इसका मात्रक आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद करिए, स्टेरेडियन, डी ओमेगा की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेस करते हैं, कैलकुलेशन आप पर छोड़ देते हैं ताकि आप भी थोड़ा बहुत काम कर लीजिएगा, है ना। इनको सॉल्व करने पे जो भी आएगा वो उत्तर आएगा, अब गुणा भाग गलत मत करना आप, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए ये सवाल कंप्लीट नहीं बोला था उसका थीटा मिसिंग कर दे, कोई आफत नहीं है, हमने जो लगाया वो समझो थीटा 0 मान के लगा दिया है। अगला एक और भी दे रखा है समांतर के, समांतर में थीटा 90 हो जाता है, वो छूट गया, पढ़ा ही नहीं पड़ पाया, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है, घन से गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्स की गणना कीजिए और घन के एक फलक से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक घन बनाते हैं। घन आप सभी जानते हैं, पासा, डाइस जिसे बोलते हैं, जिसकी सभी साइडें इक्वल, ठीक, ये घन है अपना। कह रहा है इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है 10 माइक्रो कूलम। हमें सभी को समझ आता है इस घन में 6 साइडें हैं। कितनी साइडें हैं? अरे 6 फलक हैं, दो ऐसे, दो ऐसे, एक ऐसे और एक पीछे। क्लियर हो गए? ठीक, बहुत अच्छे। अब क्या कह रहा है, टोटल फ्लक्स निकालो और एक घन के एक फलक से निकालो। तो टोटल हमें पता है ना, तो फाई टोटल और फाई वन साइड का मतलब एक फलक से, है ना। तो टोटल हमें पता है, किसी भी आकृति से टोटल फ्लक्स कितना निकलता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू बोलो कितनी, 10 माइक्रो कूलम। माइक्रो को हम सभी जानते हैं 10 की घात -6 लिखा जाता है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, 8.85 × 10 की पावर -12। क्या हमें सभी को समझ आ रहा है? अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो जो भी हमारा आएगा वो उत्तर आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, मींस फाई टोटल निकाल दिया हमने। क्या निकाल दिया? फाई टोटल। अब क्या निकालना है? फाई वन साइड, फाई वन साइड, फाई वन साइड बोलो क्या आएगा? टोटल इसमें फलक कितने? 6। कितने फलक हैं? तो मुझे जब 1 से निकालना हो तो क्या 6 से भाग कर देगा? आप कहेंगे बिल्कुल कर दीजिए, मींस Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहां को सॉल्व कर लीजिए, एक टोटल फ्लक्स निकल के आ जाएगा, क्यूब से कितना निकलेगा, और अगर मुझे एक साइड से निकालना हो तो टोटल मैग्नीट्यूड को 6 से और डिवाइड कर दीजिए, एक साइड का निकल आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मींस अगला सवाल है न्यूमेरिकल नंबर 4। किसी बंद सतह में प्रवेशित फ्लक्स, बंद सतह का मतलब ये कोई पृष्ठ है ना, जो बंद पृष्ठ है 3D है, बंद सतह में प्रवेशित फ्लक्स 2000 वोल्ट इंटू मीटर, मींस इसके अंदर जाने वाला जो फ्लक्स है फाई, है ना, फाई इन, उसकी जो वैल्यू दे रखी है सवाल में वो है 2000 वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट प्रति मीटर एक्चुअल में विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, उसी वोल्ट प्रति मीटर से वोल्ट इंटू मीटर निकल के आता है फाई का मात्रक, ठीक है ना। तो अंदर जाने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनका जो फ्लक्स है वो कितना है? 2000 वोल्ट इंटू मीटर, इसलिए हमने इन मार्क किया हुआ है, ठीक है ना। आगे कह रहा है इसी सतह से निर्गत फ्लक्स, निर्गत मतलब आउट, है ना, तो यहां से जो निकल रहा है मींस फाई आउट, फाई आउट की वैल्यू है 8 × 10 की पावर 3,
8 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट इंटू मीटर। बहुत अच्छे। अब क्या कह रहा है, सतह के अंदर आवेश की गणना करो, इसके अंदर जो चार्ज है उसकी गणना करो। तो पहले सवाल को समझो, है ना, ध्यान सुनना। अच्छा, इसमें फील्ड लाइंस एंटर कितनी कर रही है, 2000, निकल कितनी रही है, 8000। अरे 8 गुणे 10 की पावर 3 का मतलब है 8000 निकल रही है। तो आने वाली लाइन है 2000, निकलने वाली 8000, तो टोटल डिफरेंस इनके बीच का कितना है, 6000। यानी यहां से एक्चुअल में 6000 लाइनें बाहर निकल रही हैं। कितनी लाइनें, 6000 लाइन। मीन्स इसका जो डिफरेंस है फाई का वो है 6000 वोल्ट इंटू मीटर। और आप सभी जानते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स बाहर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है तो जो अंदर वाला चार्ज होगा वो 100% प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, बाहर। ये बात बताई थी हमने जब थ्योरी पढ़ाई थी आपको। तो अंदर कैसा चार्ज होगा, प्लस। तो इस प्लस चार्ज की वजह से तो लाइनें आ रही हैं। तो फ्लक्स कितना आ गया, 6000, है ना। ये 6 गुणे 10 की पावर 3 बोल सकते हैं। अब तुम्हें क्यों फाइंड करना है, तो क्या क्यों बराबर आ जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब क्या ज्ञात करना है, सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है सतह के अंदर आवेश की गणना करो। मुझे अरे ये वाला चार्ज ही निकालना है, प्लस होगा इसमें कोई बुराई नहीं, बस क्यों फाइंड करना है। तो मुझे फ्लक्स का फार्मूला आता है फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे क्यों निकालना है, तो सोचो फिर क्या करें, क्या एप्सिलॉन नॉट फाई या फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। बात देखिए, क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट फाई या फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब फाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, फाई की वैल्यू का मतलब है इनके बीच का डिफरेंट। फाई का मतलब है इनके बीच का डिफरेंट, मींस एप्सिलॉन नॉट फाई आउट, क्योंकि वही नंबर ज्यादा है और ये चूंकि अदिश राशि है ना, फाई आउट माइनस फाई इन, है ना। इसको रख करके सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका उत्तर होगा। मींस अगर हम मैग्नीट्यूड रखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 इंटू फाई आउट, और फाई इन में डिफरेंस कितने का है, 6000 का। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका उत्तर आएगा, यानी इस चार्ज का मैग्नीट्यूड आएगा। दिख रहा है सभी को प्रॉपर, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं, इसे इरेज करें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है एक कूलाम आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी। क्या पीछे याद है हमने पहले चैप्टर में जब न्यूमेरिकल लगवाए थे तो क्या हमने एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कर ली थी। तो अपना इस चैप्टर के लिए सवाल है एक कूलाम से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं, निकलती हैं या आती हैं, है ना। तो ध्यान से सुनना, क्यों का जो मैग्नीट्यूड है वो एक कूलाम है। मुझे एक्चुअल में क्या ज्ञात करना है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप तो भाई साहब फ्लक्स कहलाती है, इसका मतलब फ्लक्स ही फाइंड करना था, है ना। तो फाई बराबर फार्मूला बोलो क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट मींस 1/8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12, है ना। अब सभी जानते हैं 10 की पावर माइनस को 12 को ऊपर भेजेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। तो फिर हम क्या करें, दशमलव से हटाएंगे, ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2। चूंकि ये नंबर छोटा है, ये थोड़ा बड़ा, तो हम क्या करें, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, 1000 गुणे 10 की पावर 11 बटे में 885। आप इसे सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो फील्ड लाइंस के नंबर आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। समझ आ रहा सभी को। यहाँ पे 100 है पर 10 की पावर माइनस 12 को ऊपर भेजेंगे प्लस 12 हो जाएगा। प्लस 12 का हमने एक जीरो काट करके इसके साथ ऐड कर दिया ताकि नंबर बड़ा हो जाए। 1000 बना दिया इसको, ये पावर घट गई, 11 आ गई। 885 का हम आसानी से अब 1000 में भाग दे सकते हैं। इसका आंसर 1 पॉइंट करके कुछ आ जाएगा, जो भी आएगा वो अपना देख लीजिएगा। हालांकि वो फील्ड लाइंस की संख्या आ जाएगी, वो सब छोड़ो। मान लो ये आंसर 1 आया, सपोज करो ये आंसर 1 आया, तो लाइनों की संख्या देखो एक बार कितनी, 10 की पावर 11 लाइनें। एक कूलाम में भाई साहब 10 की पावर 11 लाइनें गुजरती हैं। तो सोचो 2 कूलाम में कितनी, 3 कूलाम में कितनी, 4 कूलाम में कितनी, है ना। वो नंबर यहीं से आप क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है ना, इमेजिनेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल कह रहा है कोई अनंत रैखिक आवेश 4 सेंटीमीटर दूरी पर 9 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व की गणना करो। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से लिखते हैं, जो कि फॉर्मूले में यहां पर आ रहा है, ठीक है ना। चलो ध्यान से, पहला काम न्यूमेरिकल में हमेशा याद रखना है, वैल्यू लिखना है। वैल्यू लिखने के बाद ही दिमाग लगाना है। तो सवाल कह रहा है कोई अनंत रैखिक आवेश 4 सेंटीमीटर दूरी पर।
आवेश कितनी दूरी पर, 4 सेंटीमीटर दूरी पर। इसका मतलब जो r की वैल्यू सवाल में वो 4 सेंटीमीटर है। हम सभी जानते हैं कि अपना जो यूनिट यूज करना है वो MKS का यूज करना है। इसका मतलब सेंटीमीटर को काहे में बदल देते हैं, मीटर में, और मीटर में जब बदलेंगे तो सेंटीमीटर की जगह क्या लिखा जाएगा, 10 की पावर माइनस 2। 100 से भाग समझो या 10 की पावर माइनस 2 से गुणा, बात एक ही है, ठीक है ना। इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व की गणना करो। रेखीय आवेश घनत्व की गणना का मतलब है लेमडा फाइंड करो। तो कितने लोगों को समझ है, ई की वैल्यू गिवन है, आर की गिवन है, लेमडा फाइंड करना तो कौन सा फार्मूला है, ये वाला तो है ना। तो ई की वैल्यू रख देते हैं यार, ई का सूत्र लगाते हैं, फिर 9 इंटू 10⁴ इक्वलेंट। हम सभी जानते हैं इस वाले टर्म की भी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और वो कांस्टेंट वैल्यू ये थी, है ना, 2 लेमडा फाइंड करना है, और आर की वैल्यू सवाल में 4 इंटू 10⁻²। अब क्या करें, क्या मुझे लेमडा ही तो फाइंड करना है, तो इस वाले नंबर को इधर ले आओ, 9 × 10⁴ इंटू 4 इंटू 10⁻² बटे में 9 इंटू 10⁹ इंटू में 2, और ये सब इक्विवेलेंट किसके, लेमडा के। आप अगर इसे सॉल्व कर पाते हैं, 1 मिनट लीजिए, आराम से सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा आंसर आएगा, है ना। और लेमडा का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम प्रति मीटर। अरे क्यू बटे एल होता है, तो मात्रक क्या आ जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। याद रखना, फिजिक्स में किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय बिना मात्रक के वैल्यू मत लिख के आ जाना, ठीक है ना। तो मात्रक सभी का बताना है सभी को, याद भी करते चले मात्रकों को। नेक्स्ट है, अगेन सेम पैटर्न पे सवाल है, बस वैल्यू अलग चेंज करनी है। कोई अनंत रेखीय आवेश 3 मीटर दूरी पर, इस बार आर की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर है, 3 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व 10 की पावर माइनस 8 कूलाम प्रति मीटर है। रेखीय आवेश घनत्व मतलब लेमडा, लेमडा की वैल्यू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम प्रति मीटर है। आपको फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो अपने पास फार्मूला है सीधा सीधा, 9 इंटू 10⁹ 2 लेमडा बटे आर 2 इंटू लेमडा की वैल्यू बोलो 10 की घात माइनस 8 बटे में आर की वैल्यू 3 का इस पे भाग लगा दीजिए, 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 × 10 की पावर 1 आ जाएगा, मीन आंसर 60 आ जाएगा, 60 न्यूटन पर कूलाम। कोई बुराई नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं यार, और बेसिक से सवाल है ना। नेक्स्ट, एक समान आवेशी समतल क्षैतिज चादर याद है ना, ठीक। चादर पर पृष्ठ आवेश घनत्व को लिखते हैं सिग्मा से, किस अक्षर से, सिग्मा से, और सिग्मा की वैल्यू सवाल में दे रखी है 17.7 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसे हम पहले चेंज कर लेते हैं, 17.7 इंटू माइक्रो को हम सभी जानते हैं 10 की घात माइनस 6 लिखते हैं, और कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तो इस सिग्मा का मात्रक होता है। बहुत अच्छे। चादर से थोड़ा ऊपर 1 ग्राम द्रव्यमान का एक कण संतुलन की स्थिति में है। चादर के ऊपर 1 ग्राम, मास कितना, 1 ग्राम है। हम सभी जानते हैं ग्राम को काहे में चेंज करना है, किलोग्राम में, तो 1 इंटू 10⁻³ ये बन गया भाई साहब किलोग्राम, ठीक। ये संतुलन की स्थिति में है। कण पर आवेश ज्ञात कीजिए। संतुलन की स्थिति में है तो हम सभी एक ही फार्मूला लगाते हैं, याद होगा। इसका मतलब संतुलन की स्थिति का मतलब होता है जो बल है वो भार के बराबर वर्क कर रहा है। इसको भाई डायग्राम बता देते हैं आपको, ध्यान से देखो। सपोज करते हैं ये एक चादर है ना, इस पर कोई चार्ज है। चार्ज क्या है वो मुझे नहीं पता है, क्या इसमें दे रखा है, नहीं चार्ज नहीं दे रखा है, ठीक है, छोड़ो चार्ज भैया मैं आजूम नहीं कर पा रहे। तो सिग्मा की वैल्यू इसमें घनत्व दे रखा है, कह रहा है इससे कुछ दूरी पर, थोड़ा ऊपर, चादर से थोड़ा ऊपर, सपोज कर लेते हैं वो x दूरी है, x मीटर है ना, पर दूरी मेंशन नहीं करनी है और ना ही सवाल में निकालनी है, तो मतलब कोई नहीं, हमने ऐसे मान लिया है। और यहाँ पर एक कण है, ठीक, और जिसका मास सवाल में दे रखा है 1 ग्राम। कह रहा है ये बैलेंस में है, चादर से ये ऊपर जाकर के बैलेंस में है। बैलेंस में है तो जाहिर सी बात है इन दोनों के जो चार्ज होंगे वो इक्वल रहे होंगे। इक्वल का मतलब ये प्लस रहा होगा तो ये भी प्लस ही रहा होगा, अगर ये माइनस रहा होगा तो ये भी माइनस। क्यों? क्योंकि संतुलन की स्थिति का मतलब है प्रतिकर्षण हो रहा है ना, प्रतिकर्षण हो रहा है तभी तो चार्ज मैग्नीट्यूड चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है ना, ध्यान से सुनना। अब इसका एक्चुअल में भार कहाँ काम कर रहा है, तो हम सभी जानते हैं किसी भी पिंड का भार किधर काम करता है, नीचे, और इस पर
बल की प्रतिक्रिया कहाँ लग रही होगी, ऊपर। इसका मतलब जो F है वो mg के इक्वल है। F किसके इक्वल है, mg के। यहां तक की कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छे। अब मुझे लेकिन फाइंड करना है, क्यों, तो इस F में ध्यान से देखो तो क्या है, इस चार्ज की वजह से विद्युत बल भी लगेगा। विद्युत बल लगेगा तो बोलो इस F की वैल्यू क्या लिखें, तो आप कहेंगे QE बराबर mg लिख दो यार, QE बराबर mg लिख दो। अब Q की वैल्यू बोलो यहाँ से क्या निकलेगी, Q की वैल्यू निकलेगी mg बटे में E, है ना। अब ध्यान से देखो तो m की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1 × 10⁻³ g की वैल्यू नहीं आता तो याद कर लीजिए 9.8 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, जो कि त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। अब मिसिंग कौन है, E। कौन मिसिंग है, E। अब E को निकालने के लिए अपने पास फार्मूला है, सिग्मा वाला टर्म दे रखा है। तो ध्यान से देखो यार, क्या हमें पता है, आराम से लगा सकते हैं, चूंकि चादर है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लगा लेंगे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं अलग से इस बॉक्स में। ध्यान से देखना, E की वैल्यू निकालनी, क्योंकि E की वैल्यू सवाल में नहीं है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू ध्यान से देखो तो सवाल में दे रखी है 17.7 × 10⁻⁶ और 2 × 8.85 × 10⁻⁻12। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला नंबर केवल बचेगा 10⁶, 10⁶। आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो ध्यान से देखो, ये मात्रा कूलाम, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर कूलाम। क्यों ऐसा है, सिग्मा की वैल्यू ये है, एप्सिलॉन नॉट की ये 2 से गुणा करेंगे तो ये नंबर 885 का दोगुना 1770 ही आ जाएगा, 17.7 तो लिखा ही है। माइनस का 12 ऊपर जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस के 12 से -6 घटेगा, प्लस का 6 आ जाएगा, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। तो इसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या उधर का डायग्राम आपको दिख पा रहा है, ठीक, सभी को प्रॉपर दिख रहा है। चलो अगला पढ़ते हैं। माना पृथ्वी 6.4 × 10⁶ मीटर त्रिज्या का एक चालक गोला। आप सभी जानते हैं ये पृथ्वी की त्रिज्या फिक्स है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना है इसको। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, या फिर 6400 किलोमीटर कह सकते हैं। आप इसे स्मॉल r से डिनोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। इतने मीटर की त्रिज्या और ये चालक गोला, और पृथ्वी एक चालक गोला ही है। यदि पृथ्वी की तल के समीप 300 न्यूटन पर कूलाम नीचे की ओर दृष्ट है, सॉरी फिर से बोलते हैं, यदि पृथ्वी तल के समीप वैद्युत क्षेत्र 300 न्यूटन पर कूलाम नीचे की ओर दृष्ट है, मीन जो E की वैल्यू है 300 न्यूटन पर कूलाम नीचे की ओर। नीचे की ओर का मतलब है जो चार्ज है वो निगेटिव है, चार्ज कैसा है, निगेटिव है, ठीक। आगे कह रहा है तो ज्ञात करो, नंबर 1 पृथ्वी तल पर सिग्मा, पृथ्वी तल पर सिग्मा, सिग्मा मीन्स पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व ज्ञात करना है आपको, क्वेश्चन मार्क। और पॉइंट नंबर 2 में ज्ञात करना है आपको पृथ्वी तल पर कुल आवेश। दो चीजें आपको निकालनी है इसमें, सवाल आपके सामने है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब क्या निकालना है मुझे, पहले पृथ्वी तल पर पृष्ठीय घनत्व निकालना है। तो सॉल्व करने में पहला देखते हैं, आंसर करते हैं। पहले का पृथ्वी तल पर पृष्ठीय घनत्व, पृथ्वी तल पर पृष्ठीय घनत्व बोलो कितना होगा, क्या ये यही तो निकालना है अपने को। सिग्मा बराबर बोलो क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E, या E एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट E, खत्म। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको आती है, E की वैल्यू सवाल में है, मीन्स 8.85 × 10⁻12, E की वैल्यू 300 है। आप इसे सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर, और ये निगेटिव आएगा, काहे का आएगा, निगेटिव, है ना। पॉइंट नंबर 2 पृथ्वी तल पर कुल आवेश, कुल आवेश का मतलब क्यों निकालना है, क्या निकालना है, क्यों ही तो है, बहुत अच्छे। पृथ्वी तल पर जब कुल आवेश निकालेंगे क्यू बराबर क्या लिखेंगे, तो सिग्मा बराबर हम सभी ने पढ़ रखा होगा Q अपान A, Q अपान A, क्यों निकालेंगे सिग्मा A आ जाएगा। चूंकि पृथ्वी एक चालक गोला है इसलिए एरिया बोलो कितना होगा, तो आप कहेंगे 4πr², सिग्मा 4πr²। सिग्मा की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके होंगे,
4 एक नंबर है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू 6.4 × 10⁶ है, इसका स्क्वायर कर देना, जो भी आएगा वो आंसर आएगा। और ये आंसर निगेटिव ही आएगा क्योंकि सिग्मा निगेटिव है तो चार्ज भी निगेटिव आएगा, जो कि हमने पहले बताया भी था। डायरेक्शन से नीचे की ओर दिष्ट है इसलिए निगेटिव है, ऊपर की ओर दिष्ट होता तो आंसर पॉजिटिव रहता। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक गोलीय कोष की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर तथा उस पर 100 इलेक्ट्रॉन स्थित हैं। कोष एक समान आवेशित है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करो, है ना। तो समझते हैं सवाल को। कह रहा है एक गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर है। गोलीय कोष मीन्स चालक है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 10⁻⁻10 मीटर, है ना, एक एंगस्ट्रॉम का ही। उस पर 100 इलेक्ट्रॉन स्थित है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 100। उस पृष्ठ में कितने इलेक्ट्रॉन स्थित हैं? 100। बहुत अच्छे। कोष एक समान आवेशित है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करो। मीन्स आपको F फाइंड करना है ना। F का हम सभी फार्मूला जानते हैं। किसी भी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना बल लगता है तो हम सभी जानते हैं QE लगता है यार। कितना लगता है? QE। QE की वैल्यू में ध्यान से देखो तो Q की वैल्यू N दे रखा है, तो हमें फाइंड क्या किसे करना है? E फाइंड करने के लिए चूंकि चालक गोला है तो फिर बोलो क्या लिखे यार? तो E के लिए बोलो क्या करें? क्या 1/4πε0 N2, ठीक है, Q/r²। Q की वैल्यू बोलो कितनी है? 100 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 1.6 × 10⁻⁻19 बटे में r²। r की वैल्यू ये रही 10⁻⁻10, इसका क्या कर दीजिए? स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻9 और ये आ जाएगा 10⁻20। 10⁻20 को ऊपर ले चलते हैं तो 19 से ये वाला नंबर कट जाएगा, है ना, नीचे -1 बच जाएगा, तो -1 को ऊपर ले जाएंगे, प्लस का 1 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 100 × 1.6 × 10। 10⁻1 जो नीचे बच गया था, 10 बोलो से हमने क्या किया? ये वाला 0 काट दिया। हम सभी जानते हैं 16 × 9 कितना होता है? 144 होता है, इंटू 10⁻11। उम्मीद करते हैं सभी को कैलकुलेशन इजी लगा होगा, है ना। थोड़ी बहुत गलतियां हुई वो अपना देख लीजिएगा। अपने को F निकालना है, ये चीज तो निकालनी ही नहीं थी, ये तो सवाल में यूज करने के लिए निकाला है। Q की वैल्यू NE होता है, मीन्स 100 × 1.6 × 10⁻19 इंटू में 144 × 10⁻11 जो कि इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है। आप इसे केवल और केवल सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका उत्तर आ जाएगा न्यूटन में। कौन सी यूनिट में? न्यूटन की फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 11। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 5 × 10⁻³ I कैप। E का जो वैल्यू दे रखा है विद डायरेक्शन है I कैप न्यूटन प्रति कूलम। इसका मतलब एक्स अक्ष में, ये बात कंफर्म हो चुकी होगी। न्यूटन प्रति कूलम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? पहले तो ये याद करो, आधा सवाल बाद में पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्लेन बना लेते हैं XYZ, है ना। ये x कोऑर्डिनेट, ये y और ये z, है ना। हम सभी याद होंगे I कैप, J कैप, K कैप, ठीक है ना। वेक्टर E की वैल्यू 5 × 10⁻³ I कैप है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ये है। अपने को वैल्यू दे करके ये समझ आ गया, है ना। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x अक्ष में है, कंफर्म, ठीक। अब एक प्लेन है जो YZ प्लेन में है। एक पृष्ठ एरिया स्थित है, वर्गाकार है, वर्गाकार प्लेट है जो YZ में स्थित है ना। तो YZ में स्थित करते हैं इसको, फिर चाप चेंज कर लें। ये अपना कोई पृष्ठ है, नामकरण कर दें
ABCD, है ना। और ये पृष्ठ कौन से प्लेन में है? YZ। जब XZ में बोलता तो यहाँ पर स्थित करते, YX में बोलता तो यहाँ स्थित करते। चूंकि YZ में बोला गया तो यहाँ स्थित करेंगे। एक्चुअल में ये पृष्ठ कुछ ऐसे रखा हुआ है ना। अगर आप इसको ऐसे ध्यान से देखें तो चूंकि 2D है, अरे वर्गाकार है तो कैसा है? 2D है। 2D है तो इसका एरिया वेक्टर उधर है, या तो पीछे भी ले सकते हैं, बट पीछे कैसे लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर ही है, तो इसका एरिया वेक्टर बोलो उधर। इसका मतलब इस वाले जो सरफेस का एरिया वेक्टर है A, उसका डायरेक्शन भी तो ये है। इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर E और वेक्टर A एक ही डायरेक्शन में है, और वर्ग की जो साइड दे रखी वो 10 सेंटीमीटर है। ये भी 10 है तो जाहिर सी बात है ये भी 10 होगी, क्योंकि वर्ग में सभी साइडें सेम होती हैं। तो एरिया वेक्टर इसका उधर दे रखा है, तो ध्यान से देखो इसमें एरिया कितना है। तो एरिया है 10 गुणे 10 मीन्स, और इस चूंकि सेंटीमीटर में है तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इक्वलेंट आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसे मीटर में बना लेना चाहिए, तो 100 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे -4 आ जाएगा, ये बन गया मीटर स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है। इसकी डायरेक्शन बोलो क्या है? तो इसकी डायरेक्शन भी आई कैप है। किधर है? आई कैप, या यहाँ आई कैप यहाँ लिख देते हैं, आई कैप मीटर स्क्वायर। अब मुझे फाई निकालना है। क्या निकालना है? इससे होगा कि कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो फाई बराबर हम सभी जानते हैं EA cos थीटा होता है। तो ध्यान से देखो, तो एरिया और E एक ही लाइन पर है, इसका मतलब थीटा 0 है। थीटा 0 है तो cos 0 का मान 1 होता है, जैसा कि आपको पता भी होगा। cos 0 का मान कितना? 1 है ना। तो E की वैल्यू बोलो कितनी रखे यार? 5 गुणे 10 की पावर 3 इंटू एरिया की वैल्यू ये रही 100 इंटू 10 टू पावर -4। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका उत्तर आ जाएगा। चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 10 की पावर 3 10 की पावर 4 आंसर 50 आ जाएगा। 50 वोल्ट इंटू मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब आगे का सवाल सुन लीजिए, इसी में ऐड है। क्या कह रहा है? यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, देन फ्लक्स कितना होगा? तो अगर हम 0 डिग्री पे ज्ञात कर सकते तो 30 डिग्री पे ज्ञात करने में कोई बुराई नहीं है। अब ध्यान से देखो, तो अगर हम ये कहें वो 30 डिग्री का कोण बना रहा, 30 डिग्री का कोण बना तो थीटा 30 हो गया। थीटा 30 हो गया तो फाई बोलो कितना लिखेंगे? EA cos 30। EA cos 30। EA की वैल्यू रख दो यार। E की वैल्यू ये है। याद में एक अदिश राशि, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। 5 गुणे 10 की पावर 3 100 गुणे 10 की पावर -4 इंटू cos 30 का मान कितना होता है? तो आपको याद होगा √3/2। कोई दिक्कत तो नहीं? पता नहीं, देख लेना है, मुझे शायद गड़बड़ हो गया हो। मेरे ख्याल से तो यही होता है, cos 30 का मान √3/2। इसे सॉल्व करें, जो भी आएगा उत्तर, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल भी खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। सुबह सुबह की क्लास हो रही है और फिर भी सोचो इतनी गर्म है ना। अभी गर्मियों में आपको कम क्लासें देखने को मिल पा रही हैं। आप टेंशन ना लें, जब ठंडी आएगी तो आपको क्लासें ज्यादा देखने को मिलेंगी, है ना। क्योंकि एक ही मॉर्निंग में क्लास हो पाती, पूरे दिन क्लास नहीं हो पाती, बहुत गर्मी लगती इधर। तो 2-4 मिनट और दीजिए मुझे बस। अगला है सेकेंड लास्ट, 13 न्यूमेरिकल लिए इसमें, 11 लगवा चुके हैं, 12 और 13वां देख लीजिए। ये थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल है। एक समान वैद्युत क्षेत्र x दिशा में है, एक समान वैद्युत क्षेत्र x दिशा में है, और कुछ ऐसे है 200 न्यूटन पर कूलाम I है ना। और अगला दे रखा है, ये सब वेक्टर ही है। अगला सवाल में दे रखा है -200 न्यूटन पर कूलाम I है ना। इसका मतलब साफ साफ ये है कि x अक्ष में, धनात्मक अक्ष में 200 न्यूटन पर कूलाम, और पीछे मींस x अक्ष के निगेटिव कोऑर्डिनेट में भी कितना है? 200 न्यूटन पर कूलम। जो माइनस लगा एक्चुअल में वो डायरेक्शन को मैटर कर रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार परिच्छेद का एक बेलन इस प्रकार रखा गया है कि इसका अक्ष x दिशा में तथा केंद्र इसका मींस उस बेलन का जो केंद्र है वो मूल बिंदु पर स्थित है, और बेलन की जो अक्ष है वो x अक्ष की लाइन में है। बहुत अच्छे। जिसका एक सिरा x बराबर +10 है, क्योंकि सेंटर पर है, मूल बिंदु पर है, तो जाहिर सी बात है x दिशा में होगा धनात्मक में, वो +10 सेंटीमीटर हो गया, और जो पीछे जाएगा वो -10 सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन की टोटल लेंथ कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। आगे
ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने से पहले डायग्राम बना देते हैं। कह रहा है एक बेलन है, तो बेलन बनाते हैं पहले। हाँ, बेलन ही पहले बना देते हैं, या पहले अक्ष बना ले। चलो अक्ष बनाते हैं। ठीक, बहुत अच्छे। अब एक बेलन स्थित है जिसका सेंटर मूल बिंदु पर है। उस बेलन का जो सेंटर है वो कहां है? मूल बिंदु पर। इसका मतलब ये है लगभग हाइट बराबर है। ठीक, बहुत बढ़िया। ये x है, ये y है, ये z है। ठीक, इसमें हम सभी जानते हैं आई कैप लिखते हैं, यहाँ हम सभी जानते हैं जे कैप लिखते हैं, और यहाँ हम सभी जानते हैं के कैप लिखते हैं। ये इसका मूल बिंदु है, ठीक है ना, ओ। बहुत बढ़िया। टोटल इसकी अच्छा हाइट दे रखी है यहाँ तक। बेलन की जो पूरी लंबाई दे रखी है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है ये वाला निगेटिव एक्स है, जो डेड एक्स की है वो निगेटिव एक्स है। इसका मतलब ये वाली -10 हो जाएगी और ये वाली +10 हो जाएगी। इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक, अच्छा, इसके रेडियस भी दे रखा है। रेडियस सवाल में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है। जो बेलन का व्यास है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक, सवाल कंप्लीट हो गया। अब करना क्या, वो चीज ध्यान से सुनो। एक बार रिपीट पढ़ देते हैं, अच्छा सवाल है। वेक्टर ई की वैल्यू 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन में भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन में भी है। समझ में आ गया ना? इसका मतलब यहाँ पर कुछ बना सकते हैं, जैसे वेक्टर ई इधर भी है और सेम मैग्नीट्यूड के साथ वेक्टर ई इधर भी है। नी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है और दोनों तरफ सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी इधर, है ना। अब चाहो तो तुरंत हम फ्लक्स ही तो फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, क्या ये वाले हो गए इसके सपाट पृष्ठ। कौन से पृष्ठ? सपाट, ये समतल पृष्ठ। और ये वाला जो इसको नहीं पूरा ऐसे ड्रम जैसे बना होगा, ये चीज सामने वाली तो उभरी होगी ना, ऐसे कर्व होगी, तो ये कर्व सरफेस है ना। तो आपको याद होगा हमने सपाट पृष्ठ से भी आंसर लिखना है, कर्व पृष्ठ से भी आंसर लिखना है। पीछे वाले में हमने देखा था वायर में कुछ चार्ज ऐसे वितरित था, तो कर्व पृष्ठ से आंसर आता था, सपाट पृष्ठ में आंसर 0 आता था। बट यहाँ थोड़ा उल्टा है। क्या उल्टा है? ध्यान से देखो। अगर हम क्या करें, सपाट पृष्ठ पर जाकर के एक छोटा सा सेक्शन काट लें, है ना, डीए का। कितने का? डीए का। टोटल इसका एरिया ए है, तो ध्यान से देखो तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे है। वेक्टर ए इधर है आई के डायरेक्शन में। ठीक, ऐसे यहां पे काट के देख लो डीए का, इसका भी एरिया वेक्टर इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी ये आई कैप में है और ये माइनस आई कैप में है। ठीक, अब ध्यान से देखो तो इसमें भी ई इधर है, इसमें भी ई इधर है। इसका मतलब इन सरफेस के लिए जो फाई है, इन सरफेस के लिए ध्यान से देखना, इस वाले के लिए फाई बराबर ई डी ए कॉस 0 है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, सेम कहानी यहां पर भी है, ई डी ए कॉस 0 है फाई के लिए। समस्या साल, यानी इन पृष्ठों पर तो आंसर ई डी ए कॉस 0 क्योंकि थीटा 0 है। बट अगर हम बात करें इन पृष्ठों पर, अरे वक्र पृष्ठों पर, वक्र पृष्ठों में यहां पर कोई छोटा सा सेक्शन काटते हैं। सपोज कर ले यहां पर काट लिया, इस वाले सेक्शन को ध्यान से देखो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है जो कि हमने पहले भी बना रखा था, बट यहाँ पर डीए का डायरेक्शन ऐसे है। अब तुम चाहे यहाँ काटो, यहाँ काटो, यहाँ काटो, यहाँ काटो, कहीं पर भी काटो, सभी में सेक्शन तो कुछ ऐसे ही कटेंगे ना। तो ई ऐसे, डी ऐसे, ई ऐसे, डी ऐसे, क्या समझ आया? थीटा बोलो इस वाले आकृति के लिए कितना है? तो इस वाले आकृति के लिए जो थीटा है वो कितना है? 90। थीटा कितना? 90। अच्छा, थीटा 90 मीन्स कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, तो फाई की वैल्यू कितनी? 0। तो वक्र पृष्ठों के लिए आंसर कितना आएगा? 0।
और सपाट पृष्ठों के लिए आंसर कितना आएगा, ई डी ए कॉस 0। ई की वैल्यू सवाल में 200 है, डी ए की वैल्यू है ये वाले सरफेस का एरिया। इस वाले सरफेस का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। चलो रखते हैं, हम इसे क्या मान लें, राइट साइड, तो फाई आर, इसे मान लो लेफ्ट साइड, तो फाई एल। फाई आर की वैल्यू बोलो कितनी है, 200 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। 200, पाई की वैल्यू हम सभी जानते हैं 3.14 होती है। आर की वैल्यू सवाल में 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, इसे सॉल्व कर लो। 25 गुणे 10 की पावर -4, ये आ गया इस वाले लाइन का आंसर। कितने लोगों को समझ आया, जितना फाई आर आया है क्या उतना ही फाई एल भी तो आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। 200 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेम तो है, 200 इंटू 3.14 इंटू 25 गुणे 10 की पावर -4, जैसा कि उधर लिखा है सेम टू सेम इधर भी लिखा है। इन कैलकुलेशन आपको सिर्फ गुणा भाग करना है, जो भी आएगा वो उत्तर आएगा। ठीक, अब एक बार सवाल पढ़ते हैं, था क्या। ये तो हमने अपने पास से जितना भी हो सका वो बताया आपको। सवाल में कह रहा है ज्ञात कीजिए क्या क्या, प्रत्येक सपाट पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। ये वाले पृष्ठ कैसे हैं, सपाट, ये समतल कह सकते हैं, तो इनसे जो फ्लक्स गुजरेगा वो ये है, राइट वाले से जितना उतना ही लेफ्ट वालों से। क्लियर हो गया, तो इसको सॉल्व करें, आंसर निकाल ले। अगला है वक्री पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। वक्री पृष्ठ होना इन वाले पृष्ठों से, इन वाले पृष्ठों से फ्लक्स कितना गुजरेगा, 0। वक्री पृष्ठों से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना, 0। बहुत अच्छे। बेलन से बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स, बेलन से बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स मतलब इससे निकल कितना रहा है, तो इधर निकल रहा है फाई आर, इधर निकल रहा है फाई एल, तो टोटल फ्लक्स बोलो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा फाई आर प्लस फाई एल। और हम इसमें ये वाला भी ऐड कर सकते थे, बट इससे तो आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो ऐड ही नहीं करना है। फाई आर प्लस फाई एल को ऐड कर दीजिए, टोटल फ्लक्स निकल आएगा बेलन से गुजरने वाला। अब क्या कह रहा है, बेलन के भीतर कुल आवेश कितना है। कुल आवेश की हम वैल्यू सभी जानते हैं, ये होती है क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्यों जब निकालेंगे तो सोचो क्या लिखेंगे यार, क्या फाई एप्सिलॉन नॉट, फाई एप्सिलॉन नॉट। कितने लोगों को समझ आया कि जब टोटल निकालेंगे तो जो फाई लिखेंगे भाई साहब वो भी तो टोटल ही लिखा जाएगा ना, तो फाई टोटल इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई टोटल कैसे निकालेंगे, फाई आर प्लस फाई एल को जोड़ करके, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है ना, बस बात खत्म करते हैं। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल है क्यूब से रिलेटेड, उसे समझ लेते हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। चलो इसे इरेज करते हैं आराम से। इसका डायग्राम जैसे हमने स्टेप वाइज बनाना शुरू किया था वैसे ही बनाना। अब बीच में जाएंगे तो थोड़ा आपको लेंथी लगेगा कि बहुत कठिन है ये, है ना। कठिन वठिन नहीं है, बस चीजों को समझना है बहुत इजीली तरीके से। अब समझते हैं अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल है ये, घन की प्रत्येक भुजा 2 मीटर है, यदि इसका एक कोना चित्रानुसार मूल बिंदु पर हो तथा यह एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 2i कैप माइनस 4j कैप न्यूटन पर कूलम में रखा हो, घन से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो पहले डायग्राम बनाते हैं आपको। कुछ ऐसा है, ठीक। ठीक, इस घन का जो सेंटर है वो मूल बिंदु पर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नहीं बना बट फिर भी कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब कह रहा है घन की प्रत्येक भुजा 2 मीटर है। घन की प्रत्येक भुजा, इसका मतलब प्रत्येक जो एक साइड है वो तो वर्गाकार होती है, घन की प्रत्येक साइड वर्गाकार होती है, तो प्रत्येक साइड 2 मीटर है। प्रत्येक साइड 2 मीटर, इसका मतलब प्रत्येक साइड का जो एरिया है वो 4 मीटर है। कितना है, 4 मीटर, है ना। तो चलो लिख देते हैं एक बार, ये लिख देते हैं प्रत्येक साइड 1 2 और ये तीसरी। ए की वैल्यू है 2 मीटर, इसका मतलब जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा 4 मीटर स्क्वायर।
कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, आपको याद होगा इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होता है। आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब है कि लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। तो एक बार एरिया वेक्टर मार्क कर देते हैं। तो अगर हम इस वाले प्रश्न का एरिया वेक्टर की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे है ना। इस वाले की बात करें तो कुछ ऐसे है। तो हम सब एरिया वेक्टर ही मार्क कर रहे हैं। इस वाले का ऐसे है और इस वाले का ऐसे है ना। दो, चूंकि 3D है तो दो बनाने पॉसिबल नहीं है। एक सामने की ओर एरिया वेक्टर और एक पीछे की ओर एरिया वेक्टर। तो टोटल कितने फलक हो गए? 6। 6 फलकों का जो एरिया वेक्टर है वो 6 दिशाओं में है। क्लियर हो गया नहीं? बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, हम इनको मार्किंग कर देते हैं। सपोज करते हैं ये वाला पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है, ये तीसरा पृष्ठ है और ये चौथा पृष्ठ है। सामने एक इधर पांचवा और पीछे एक छठा। तो पांचवा और छठा 3D में है इसलिए वो पीछे आ गए हैं, लिख नहीं पाएंगे तो ध्यान देना। तो हमने 4 को मार्किंग कर दिया है। ठीक, अब क्या कह रहा है सवाल सुने। एरिया का मैग्नीट्यूड कितना? 4 मीटर स्क्वायर। अगर इस साइड ले लेंगे तो आई कैप आ जाएगा, इस साइड ले लेंगे माइनस आई कैप आ जाएगा, इस साइड ले लेंगे प्लस का जे कैप आ जाएगा, यहां ले लेंगे माइनस के कैप आ जाएगा, इस साइड ले लेंगे प्लस के कैप आ जाएगा, इसके पीछे ले लेंगे तो माइनस के कैप आ जाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक, मूल बिंदु पर हो तथा एक समान वैद्युत क्षेत्र ई बराबर। वैद्युत क्षेत्र का जो मैग्नीट्यूड है वो सवाल में दे रखा है। ध्यान से देखो ये क्या है, 2i कैप माइनस 4j कैप, 2i कैप माइनस 4j कैप। ये मैग्नीट्यूड किसका है? ई का। और ये कांस्टेंट है। घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करना है। मीन्स आपको ज्ञात करना है फाई टोटल। फाई टोटल आपको फाइंड करना है। क्या बात समझ में आ गई? ये डायग्राम रहा आपका। अगर आप सही से सवाल को समझ पा रहे हो तो यहाँ जो ई है वो कांस्टेंट है, यानी 2 यूनिट आई कैप डायरेक्शन में है और 4 यूनिट माइनस जे कैप डायरेक्शन में है। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में वो यहां पर है 4 न्यूटन पर कूलम और इस वाली लाइन में है 2 न्यूटन पर कूलम। बस सवाल इतना है, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे 2i कैप प्लस का इसलिए प्लस एक्स में बना दिया, माइनस 4j कैप है। अगर प्लस 4j होता तो आंसर यहां लिखते 4, बट चूंकि वो माइनस में इसलिए नीचे लिख दिया। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अब मुझे फाई टोटल निकालना है। हम सभी जानते हैं फाई एक अदिश राशि है। फाई एक अदिश राशि है तो जाहिर सी बात है जो पूरे घन से होकर के आंसर निकलेगा वो आंसर सभी के फलकों को जोड़ करके निकलेगा। तो सभी फलक में सभी फलक हैं कितने? 6 फलक हैं। फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 फाई 5 फाई 5 प्लस फाई 6। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अब ध्यान से देखना है, ये इनका बीजगणितीय योग है। तो प्लस वालों को प्लस के साथ, माइनस वालों को माइनस के साथ। अगर आप सिंपली पहले समझा देते हैं आपको, आंसर इसका 0 है। आंसर इसका 0 वो कैसे? ध्यान से देखो, अगर हम ये कहें चार्ज यहाँ पर कोई अंदर स्थित है तो जितना फ्लक्स इधर गुजरेगा उतना ही फ्लक्स इधर गुजरेगा। तो इन दोनों साइडों का एवरेज कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। जितना उधर गुजरेगा उतना ही नीचे गुजर रहा है, 4 न्यूटन पर कूलम, उतना ही 4 न्यूटन इधर भी है ना। तो आंसर इसका भी 0। और चूंकि के कैप की बात हुई नहीं है इसमें तो इसका मतलब के कैप वाले तो पहले से ही 0 है। तो टोटल कितना है? 0। बट लिखेंगे कैसे? ध्यान से देखते हैं। अब एक एक प्लस को लिखते हैं, मीन्स एक एक साइड को लिखते हैं। फाई 1 की वैल्यू देखो, फाई 1 का मतलब पहले पृष्ठ से सभी को पता है फाई की वैल्यू ई डी ए कॉस थीटा होती है, मीन्स ई ए लिखती है ना। तो फाई का जो आंसर एक्चुअल में मैग्नीट्यूड है वो ई ए है। कितना है? ई ए। तो ई की वैल्यू और ए की वैल्यू रखते चलो, आंसर उड़ाते चलो। चलो देखते हैं हम ई की वैल्यू। ध्यान से देखो कितनी है? 2i कैप माइनस 4j कैप डॉट, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। एक्चुअल में फाई ई और ए का कैसा प्रोडक्ट है? डॉट। तो ई की वैल्यू रख दी, अब ए की रखते हैं। अब ए की वैल्यू जब इस साइड आप रखेंगे तो ध्यान से देखो तो पहले प्रश्न के लिए कितनी हो जाएगी, है ना? 2i कैप माइनस 4j कैप। इस साइड के लिए बोलो कितनी रखेंगे? ये आ जाएगी 4, है ना। 4 और माइनस 4 लिख दें। अरे इधर लिखेंगे ना तो लिखेंगे माइनस 4i कैप। उम्मीद करते हैं आपको आया होगा, है ना। फिर क्या करें? प्लस। ठीक है, ऐसे ही फाई 2 लिखो। फाई 2 की वैल्यू यहां लिखेंगे, है ना। यहां लिखेंगे तो बोलो क्या लिखें? 2i कैप माइनस 4j कैप, ये तो कांस्टेंट है, डॉट। फाई 2 में जब लिखेंगे तो क्या एरिया वेक्टर उसका ऊपर ही है ना। एरिया वेक्टर ऊपर, इसका लिखेंगे 4j कैप। क्या लिखेंगे? 4j कैप, क्योंकि ये x की j की लाइन में, मींस y अक्ष दिशा में है।
ये हो गया φ1 और ये हो गया φ2 प्लस, अब φ3 लिखते हैं। φ3 ये है, φ3 ये मीन्स ये लाइन है, तो फिर बोलो क्या लिखें, ये चीज कांस्टेंट है 2i कैप माइनस 4j कैप इनटू, यहाँ पे बोलो क्या लिखें, ये चूंकि x की लाइन में है तो फिर बोलो क्या लिखेंगे 4i कैप। उम्मीद करते हैं यहां तक आया होगा φ3 तक। अब लिखते हैं प्लस φ4 की वैल्यू ध्यान से देखो तो ये वाले प्रश्न के लिए है, तो कितनी लिखें 2i कैप माइनस 4j कैप इनटू, ये निगेटिव में जाएगा तो माइनस 4j कैप, ये हो गया φ4 की वैल्यू। ठीक, अब लिखते हैं प्लस φ5 तो एक सामने वाला प्लस मान लो 5 नंबर का, पीछे वाले को 5 6 नाम दे दो, तो सामने वाला क्या लिख रहे हैं तो 2i कैप माइनस 4j कैप, यहाँ पे बोलो क्या लिखेंगे 4k कैप, प्लस में एक बार लिख दिया, एक बार माइनस में लिख देते हैं 2i कैप, ये छठे वाले के लिए लिख रहे हैं 4j कैप और माइनस का 4k कैप, बस ये खत्म। तो इन सभी को ऐड करके जोड़ लीजिए, जो भी आएगा आंसर। तो कुछ करना नहीं, ध्यान से देखो, आई कैप की आई कैप से ही गुणा हो पाएगी क्योंकि जे से हो नहीं पाएगी, क्योंकि जे और आई की गुणा, जे और आई में थीटा बनेगा 90, इसलिए हमने वेक्टर में इसको बहुत तबीयत से पढ़ाया था, याद कर लेना। जे और आई की गुणा नहीं, अरे अपोजिट अक्षर की इसमें गुणा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जे और आई में जे ये रहा, आई ये रहा, तो थीटा 90, cos 90 का मान 0 होता है। इसका मतलब सेम उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से गुणा करना है, तो आई की गुणा आई से, जे की गुणा जे से, के की गुणा के से, देन आंसर आएगा, वरना नहीं। तो यहाँ का आंसर बोलो कितना आएगा, माइनस का 8, फाइव टोटल बराबर माइनस का 8 प्लस 4 चक्कू 16 कहेगा माइनस का, यहां पे लिखते हैं, कुछ गड़बड़ करा, ठीक है कोई गड़बड़ नहीं है, अगेन प्लस 4 दूनी 8, अगेन प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस का 16 और के, और इसमें के है ही नहीं तो आगे वाले ये दोनों 0। तो ध्यान से देखो, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो 5 टोटल बोलो कितना है 0, है ना। और आप सभी जानते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स ऑलवेज 0 रहता है। याद रखना इस बात को, नहीं याद एक बार रिपीट कर देते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कोऑर्डिनेट के लिए कांस्टेंट है, देन किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो ऑलवेज 0 रहेगा। कितना रहेगा 0। तो ये तो सॉल्व करके भी दिखा दिया, आंसर कितना आया 0, ठीक है ना। तो इसी के साथ गॉस लॉ के सभी न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव में, है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।